हेलो। आज हम सिनेमाटोग्राफी का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। वैसे कल जो सेकंड लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक लिया था वो फॉर्मेट से रिलेटेड था, डिस्प्ले के फॉर्मेट और सिनेमा कैप्चर करते समय कैमरा में कौन से फॉर्मेट्स रखते हैं उसके बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेंगे और टॉपिक ये है कि आपको जब कैमरा खरीदते रहते हो तो बहुत बार टेक्निकली ये देखा जाता है कि इसमें वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन से बिट रेट पे हो रहा है। मतलब लोग बोलते हैं कि भाई ये वीडियो इसमें 8 बिट में रिकॉर्ड होता है, कोई बोलता है कि अ, अभी नया कैमरा आया है जिसमें 10 बिट में रिकॉर्ड होता है। तो ये बिट रेट क्या होता है और इससे हमारे रिज़ल्ट पे फ़र्क क्या पड़ता है, ये टॉपिक आज का अपना है। और सबसे पहले तो कैमरा खरीदते समय ही ये बातें डिसाइड हो जाती है कि मैक्सिमम उसका क्वालिटी क्या वो शूट कर सकता है। हाँ, शूटिंग के टाइम पे हम लोग कुछ डिफरेंट सेटिंग्स में शूट कर रहे हैं तो अलग बात है, बट हाईएस्ट क्वालिटी जो भी आपको मिलती है वो कैमरा की हाईएस्ट क्वालिटी देने की कैपेसिटी पर ही डिपेंड करता है। उससे ज़्यादा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप मिररलेस कैमरा सोनी के देखते हो, कैनन के देखते हो, तो ये मिररलेस कैमरास में उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कई बार एक ही कैमरा में अगर इंटरनल रिकॉर्डिंग की बात करता है तो वो अलग क्वालिटी बोलता है, और एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग अगर आप कुछ डिवाइस लगा के रिकॉर्ड करते हो तो उस पर अलग क्वालिटी देता है। जैसे सोनी कैमरास में कई बार ये बताया जाता है कि इंटरनली 8 बिट रिकॉर्ड कर रहा है और एक्सटर्नली अगर आप कोई हार्ड डिस्क लगाते हो तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे आपको 10 बिट में रिकॉर्ड करने मिलेगा। तो ये क्या फ़र्क है ये भी हम लोग आज जानेंगे। तो पहले हम लोग ये बिट बाइट ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। बहुत बार एक कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कि पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये बिट रेट मतलब क्या है, एक कंप्यूटर की ऐसी कौन सी भाषा है जिसको हमको समझना ज़रूरी है। तो ये हम लोग एक बेसिक इसके बारे में जानेंगे। 8 बिट में कोई रिकॉर्ड कर रहा है ऐसा अगर बोला जाता है तो 8 बिट में रिकॉर्डिंग क्या होता है उसके लिए हमको ये बिट क्या होता है वो जानना ज़रूरी है ना। तो हमारे लिए शुरुआत हम लोग बहुत बेसिक नॉलेज से करते हैं, जिसमें हमको बिट क्या होता है बाइट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। बिट जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज में 0 या 1 को बोला जाता है। ईदर इट इज़ अ 0 और इट इज़ अ 1। मतलब एनी 1 इज कॉल्ड अ बिट। हाँ, समझो ये बिट जो होता है आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर आप बोलते हो तो कभी भी ये बिट में ही होती है ना। तो स्टोरिंग करने का तरीका अलग है बट बिट में होता है। तो अब इसको मैं ज़्यादा इन डिटेल ना जाते हुए, ये बिट जो होता है 8 बिट मतलब 8 बिट्स टुगेदर विल बिकम 1 बाइट। मतलब क्या हो गया, एक बाइट BYT है ना। बाइट जो होता है वो 8 बिट का एक ग्रुप होता है। अब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं जीरोज एंड वंस के रूप में। ईदर ऑल जीरोज या तो पहला वाला जीरो बाद में 1111 कुछ भी ऐसे करके एक बाइट में ऑलमोस्ट 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि जीरोज और 1 के रूप में 256
कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन 8 बिट का एक बाइट होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इमेज के बारे में जब बोलते हैं या कोई फाइल के बारे में बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा बोला जाता है कि एक फाइल कितने एमबी की है। तो एक एमबी में 1024 केबी होता है, किलोबाइट। किलोबाइट, मैं क्या बता रहा हूं कि एक एमबी में 1024 केबी होता है, किलोबाइट होता है ना। किलोबाइट का मतलब क्या हो गया, 1000, है ना। तो केबी, तो कितने केबी का एक एमबी है, 1024 का, है ना। और 1000 बाइट्स का 1 केबी होता है ना। तो ये अब आप इमेजिन करो कि ये सारा का सारा आपको फाइल जब बनती है तो कैसे बनती है। अभी ये आप इमेजिन करो कि 8 बिट जो आपका बिट रेट होता है, उसके अंदर आप पूरे 256 पैटर्न्स बन सकते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग करते समय, अभी उसी का मैं बिट से रिकॉर्डिंग के इसमें कन्वर्ट करके बताता हूँ। अभी इसमें हम लोग इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक सिंपल सा आपको बिट और बाइट का जजमेंट आना है, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप अगर 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ और आपका कैमरा 8 बिट में रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, तब क्या होता है। अगर 8 बिट में रिकॉर्ड कर रहा है तो हमारे कैमरा का जो सेंसर होता है उसमें RGB 3 अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करने वाले सेंसर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना, हमारे कैमरा के सेंसर के ऊपर। तो ये जो 8 बिट में जब आप रिकॉर्डिंग करते रहते हो तो वो एक्चुअली हर एक कलर के 256 शेड्स दे सकता है। 8 बिट में जब रिकॉर्ड करते हो तो हर कलर के 256 शेड्स दे सकता है ना। तो मतलब आप रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों के मिलाकर अगर देखेंगे तो ये मिलियंस में चला जाता है। 16 मिलियन शेड्स बन जाएंगे कलर के, पॉसिबल कलर के शेड्स कितने, 16 मिलियन। 8 बिट रिकॉर्डिंग के अंदर 16 मिलियन शेड्स बन जाएंगे पूरे कलर्स के मिला के। वैसे ह्यूमन के आई की कैपेसिटी कलर्स को देखने की 10 मिलियंस की है। हमारी बहुत कमज़ोर आंखें होती है कलर्स के कंपैरिजन में। हमारे पास में ना कलर को देखने के जो कोन्स होते हैं वो बहुत कम है आंखों में, तो हम लोग 10 मिलियन कलर्स को ही देख सकते हैं। लेकिन 8 बिट में आपको 16 मिलियन कलर्स दिख रहे हैं। लेकिन फिर हमारी आंखों की कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोगों को ये इतने मिलियन कलर्स की ज़रूरत है क्या। पहले हम लोग पहले बिट रेट को देख लेंगे, फिर वो भी हम जजमेंट लेंगे। अगर आप 8 बिट के जगह में 10 बिट में रिकॉर्डिंग हो रहा है, फॉर एग्जांपल 10 बिट में हो रहा है, 8 के जगह में कितना, 10 बिट में हो रहा है, तो तब हर एक कलर के 1024 शेड्स मिलेंगे। 256 शेड्स से सीधे 1024 शेड्स, मतलब 4 गुना अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा हो जा रहे हैं। इमेजिन करो। और मिलियन, यहाँ पर 16 मिलियन है तो यहाँ पर 1 बिलियन कलर्स मिलेंगे पूरे। 16 मिलियन से 1 बिलियन कलर्स 10 बिट में। और आपको एक वंडर लगेगा कि फाइल साइज 8 बिट और 10 बिट में सिर्फ 20% की ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कलर्स इतने ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन फाइल साइज सिर्फ 20% बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो मतलब क्या हो गया,
अगर आपको 10 बिट में रिकॉर्डिंग करने मिलता है तो देर आर 1 बिलियन कलर्स यू कैन कैप्चर। उसी तरह से 12 बिट, जो सिनेमा कैमरास बहुत सारे 12 बिट पे भी शूट करते हैं, जिसमें एक एक कलर का 4000 शेड्स वो ले सकता है। तो आप इमेजिन करो, यहाँ 68 बिलियन कलर्स का जमावड़ा हो जाता है। तो ये बेसिकली बिट रेट का रिकॉर्डिंग का है। तो आपको रिकॉर्डिंग करते समय कैमरा अगर 8 बिट में रिकॉर्ड कर रहा है तो आपके पास में शेड्स ऑफ कलर कम रहने का क्या इम्पैक्ट गिरता है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि रिज़ल्ट अगर क्या फ़र्क पड़ता है ये हमको अगर नहीं जजमेंट आ रहा है तो फिर हम लोग ये बिट रेट के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है हमको, है ना। तो रिजल्ट्स में तो बहुत फ़र्क आता है, क्या फ़र्क आता है हम लोग पहले वो देखेंगे, है ना। और फ़र्क आने के पीछे का रीज़न क्या है। जैसे मैंने बोला है 256 शेड्स की बात करें अपन ने, है ना, एक कलर के 256 शेड। अभी जैसा एक रेड कलर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्राइटर टू डार्क रेड तक। तो इमेजिन करो कि ये अगर ग्रेजुअली मेरे कलर्स को बढ़ता हुआ दिखाना है तो होता क्या है कि मुझे इसके अंदर 256 लाइंस मारोगे तो बस उतने शेड्स आपको मिल रहे हैं ऐसे पता चलेगा, ठीक है। तो एक लाइन समझो फॉर एग्जांपल 1 mm की बन रही है, तो उस 1 mm में जो भी कलर उसमें दिख रहा है उसका एक शेड बना के प्रेजेंट करेगा। अच्छा, वहां पर 1 mm के विद इन एक हल्का सा ग्रेजुअल चेंज होगा, लेकिन वो एक सॉलिड कलर बोल के देखेगा, है ना। तो क्योंकि उसमें एक ही नंबर जाएगा, बिट 1 बिट मतलब एक कलर को ही रिप्रेजेंट किए करेगा वो, है ना। तो लॉजिक कहाँ आ गया कि अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो फर्क क्या होता है मैं उसके बारे में भी बताता हूं। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो बिट रेट जो होता है वो अगर आपका बढ़ गया तो ये जो शेड्स हैं इसकी इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग करने की डिटेलिंग बढ़ जाती है। वो क्या काम में आएगी, फॉर एग्जांपल आपने शूट कर लिया 8 बिट में और एडिट करते समय आपको हल्का सा चेंजेस करना है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर कलर है उसको एक पर्टिकुलर कलर तक लेके जाना है, तो आप इमेजिन करो कि अगर 8 बिट में है आपने रिकॉर्ड किया हुआ तो एडिटर को बहुत कम सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पूरे कलर्स का जो रेंज है 256 शेड्स का, बस उसी में उसको चेंजेस कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है। तो उसके लिए लिमिटेशन आ जाता है एडिट करते समय, कि जब हम कलर ग्रेडिंग करते हैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो लिमिटेशन आ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि आउटपुट देते समय उस लिमिट के साथ ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10 बिट में रिकॉर्ड किया है तो आप शैडो और सनलाइट दोनों के अंदर अगर सिमिलर कलर है तो उसको भी मैनेज कर सकते हो, इतना फर्क होता है। तो वो तो ठीक है, आपको एक इन जनरल मैं बताने के लिए बोल रहा हूं। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप बिटरेट की जब बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक और चीज है कि हम रिकॉर्डिंग करते समय कौन से लॉगरिथम के फॉर्मेट से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका भी फर्क पड़ता है। इसको बोलते हैं हम क्रोमा सब सैंपलिंग। क्रोमा सब सैंपलिंग जो है वो आपके कैमरा का एक लैंग्वेज है जिससे वो कलर्स को रिकॉर्ड कर रहा है, वो वेदर इट इज इन 8 बिट
और 10 बिट और 12 बिट, लेकिन उसकी भी एक लैंग्वेज होती है कलर्स को रीड करने की। 8 बिट में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डाटा नहीं जाता है, तो क्रोमा सब सैम्पलिंग भी उसका एक लिमिटेड होता है। जैसे क्रोमा सब सैम्पलिंग के बारे में मैं अगर बताऊं तो पहले उसको समझो कि क्रोमा सब सैम्पलिंग होता क्या है, फिर उसके बाद में आपको और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या बोला, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। मतलब जैसे ये अगर मैं एक बाइट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं, जैसे इसमें मैंने 8 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ठीक है, ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है, तो ये आपके एक बाइट का इंफॉर्मेशन है, सिंगल बाइट का, ठीक है। तो सिंगल बाइट मतलब क्या होगा, ये 8 बिट। तो अभी यहाँ पर 8 बिट में अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8 बिट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ये पकड़ के चले, तो इसमें अगर मेरे पूरे फुटेज को दिखाना हो तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो लाइट से रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूमा। लूमा मतलब क्या, सिर्फ लाइट को कैप्चर करने वाली चीजें, लूमा, ठीक है। लाइट को मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो कलर। एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेते समय आप कैसे लाइट को कैप्चर कर रहे हो, उसमें आपको कलर शेड का कुछ लेना देना है। तो लूमा कैप्चरिंग के लिए आपके पास में ये जो क्रोमा सब सैम्पलिंग का पहला 4 जो है ये वाला, ये लूमा के लिए होता है, मतलब सिर्फ लाइट के शेड्स को कैप्चर करने के लिए। दूसरे नंबर वाला जो होता है, ये 2 नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है या यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये सारे सेकंड डिजिट जो होता है वो है क्रोमा के लिए। क्रोमा मतलब क्या हो गया, कलर्स। और तीसरा 4 जो है दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब लूमा, क्रोमा और आउटपुट, तीनों का मिला के दिखाएगा, दोनों का मिला के दिखाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि आपके लिए अभी मैं ये क्रोमा सब सैम्पलिंग की जब बात कर रहा हूं तो 3 टाइप के क्रोमा सब सैम्पलिंग होते हैं, 420, 422 एंड 444। 420 8 बिट में रिकॉर्डिंग हो जाता है। कई बार आजकल के कैमराज में 422 भी 8 बिट में दे रहे हैं, 422 8 बिट में दे रहे हैं, लेकिन वो 8 बिट में 422 देते समय ना वो लोगों ने एक खुद का लैंग्वेज, रॉ लैंग्वेज बना लिया है जिसके अंदर वो फिट करते हैं, क्योंकि हर कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग की एक अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेजेस कौन से हैं रिकॉर्डिंग के, MPEG-4, ये सारे जो हम बोलते हैं ना, ये सारे यूनिवर्सल लैंग्वेजेस जो बहुत सारे जगह में यूज़ में आते हैं। तो हर एक कैमरा में वो तो रहते ही है, लेकिन कुछ कैमराज में आपको पर्टिकुलर उस कैमरा का ही एक लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग होता है, तो उसमें 8 बिट में 244 भी आ जाता है। अब रही बात 444, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में ना बोलते हुए आपको एक सिंपल पैटर्न में बताता हूँ कि आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे ऊपर सिर्फ शेड है, ब्लैक एंड वाइट शेड जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड, इसमें चारों कलर्स, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, मैजेंटा, सैन, ऐसे कलर्स की बात हम अपन करते हैं। तो ये कलर्स की बात अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें, और नीचे जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन में आउटपुट है, दैट्स इट। तो आप 420 में अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो लूमा जो होता है आपका, लूमा जो है वो लूमा 4 शेड दे रहा है, ठीक है, अलग अलग कलर, हर एक बिट में अलग अलग लाइट को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन क्रोमा क्या कर रहा है, सिर्फ 2 ही कलर को रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ 2 को। और
नीचे सेम उसी की कॉपी मार रहा है। मतलब ये 2 जो है, ये ऊपर का 4 हो गया, 2 कलर्स का ये 2 हो गया, और लास्ट में जो आ रहा है वो 0 क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहां पर 0 इसलिए बोल रहा है क्योंकि इन्हीं के शेड्स को दिखा रहा है, खुद का कुछ भी नहीं है वहां। ये 0 है, ये तीसरा वाला 0 है, तो यहां पर सिर्फ उसको कॉपी मार रहा है। तो इसलिए ये जो 422 की रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत कम मेमोरी लगती है, और 420 में उससे भी कम लगती है, और 444 में बहुत ज़्यादा मेमोरी लगती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स है। अभी आउटपुट कैसा दिखता है वो भी देखेंगे अपन। अगर आप यहाँ देखिए 8 बिट में 420 में रिकॉर्डिंग किया 4K, तो यहाँ देखिए लकीरें दिख रही है, क्योंकि वो ग्रेजुअली स्मूथ सेव नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास उतने शेड्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया, ये ऐसे लकीरें दिख रही है। और 422 8 बिट में ही रिकॉर्डिंग किया हुआ, यहाँ पर हल्का सा स्मूथनेस आ गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी हल्की सी लकीरें दिख रही है। और 10 बिट में 422 में जो रिकॉर्ड हुआ है ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब 8 बिट 422 और 10 बिट 422 में भी फर्क है, और 420 तो बहुत ही खराब है। तो मतलब हम अगर कोई कैमरा खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें 8 बिट की रिकॉर्डिंग रहे तो भी चलेगा, लेकिन 422 तो रहे कम से कम, 420 ना रहे रिकॉर्डिंग का। क्रोमा सब सैम्पलिंग इट शुड बी मिनिमम 422। 420 है सो कैमरा हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आ जाते हैं। अगर आपके पास में 10 बिट 422 वाला कैमरा अगर है, जो एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के ऊपर शायद मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर आपके लिए एडिटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, और आउटपुट निकालने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक्चुअली क्रोमा सब सैम्पलिंग और बिट रेट के साथ में आपको एक जजमेंट आने के लिए ये है। जैसे आप, जो मैंने आपको ये तीनों शेड बताए थे, ये वाले, तो ये बीच वाला जो है वो सबसे ऊपर वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट में रिकॉर्ड करने के लिए। और ये जो राइट साइड वाला है, ये बीच वाले ये जो क्रोमा को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला जो है वो ये आउटपुट है जो आपको दिखता है। तो ये ऐसे 3 मिक्स करके आपको आउटपुट दिखता है, ये क्रोमा सब सैम्पलिंग बोलते हैं, और इसी से आपको फुटेज दिखता है। तो हमारे कैमरा सब रिकॉर्ड करते समय इमेजेस का जो डाटा सेव करते हैं वो इस क्रोमा सब सैम्पलिंग के ज़रिए सेव करते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग करते समय उसका हर एक पिक्सल का जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है वो इस तरह से जाएगा, ना कि वो एक एक पिक्सल का इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ग्रुप में काम कर रहे हैं। मतलब सारे के सारे मिल के काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको पूरा का पूरा सब सैम्पलिंग होके दिखता है। तो ये आपको एक इन जनरल कैमरा के क्वालिटी के लिए बताने के लिए मैं ये किया। और अपन वैसे थ्रू वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा सक रहा हूँ, तो दैट इज़ माय लिमिटेशन टू एक्सप्लेन यू। अगर मैं लाइव रहता था या कभी मौका मिला, अपनी मुलाकात होगी, तो तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा। लेकिन हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई 8 बिट कैमरा से बेटर 10 बिट होता है, और 420 क्रोमा सब सैम्पलिंग से बेटर 422 होता है, और 422 से बहुत बेटर 444 होता है। बस अपने लिए इतना भी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा
ज़्यादा हमको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे काम करता है, ये तो इंटरनल चीज़ है। लेकिन आपको याद रखने की सिंपल सी बात यही है कि 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट एंड क्रोमा सब सैम्पलिंग के अंदर 444, 422 एंड 420, बस ये याद रखो, तो दिस इज़ सफिशिएंट। लेकिन ये याद रखने के लिए सपोर्ट पूरा नॉलेज का लगता है, इसलिए मैंने बता दिया। अभी हम जो टॉपिक नेक्स्ट लेंगे, जब आप कैमरा खरीद रहे हो तो बट नेचुरल है कि मैंने बोला था कि ये सारे क्वालिटीज़ को देख के खरीदना है। लेकिन जब ये जो इंटरनल रिकॉर्डिंग और एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग वाली बातें ये लोग क्यों कर रहे हैं? अगेन, आपका जो प्रोसेसर होता है उसकी कैपेसिटी होती है एक डाटा को ट्रांसफ़र करने की, है ना। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक रैम होता है, तो रैम जो होता है ना, वो टेम्पररीली उसके पास में आपका जो भी काम कर रहे हैं वो सेव करके रखता है बहुत टेम्पररी टाइम के लिए, और फिर उसके बाद सीधे आपके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। तो उसी तरह से जो प्रोसेसर हमारे कैमरा में लगा हुआ है वो भी एक रैम की तरह काम करता है। और वो प्रोसेसर क्या कर रहा है, टेम्पररीली उसके पास में आप जो भी शूट कर रहे हो उसके पास में सेव करके रखता है और उसे आपके मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र मारता है। तो यहाँ लॉजिक क्या हो गया कि अगर आप कैप्चर करने वाली चीज़ें बहुत डिटेल में हैं तो प्रोसेसर को वो सारे डिटेल्स को सेव करना पड़ेगा खुद के पास। और जो कार्ड आपके कैमरा में लगा हुआ है वो कार्ड की भी एक कैपेसिटी होती है राइट करने की, है ना। तो वो कैपेसिटी को भी मैच करना है। अगर वो मैच नहीं होता है तो जो नया फुटेज आप शूट करके रैम में आ रहा है और रैम का ओल्ड फुटेज अगर कार्ड में नहीं जा रहा है तो स्टक हो जाएगा। और प्रोसेसर जितना गर्म होता है उसके काम करने की स्पीड भी कम होती है। हर एक का ऐसा ही होता है। किसी भी डिजिटल डिवाइस में अगर गर्म हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को एक लिमिटेशन आ जाता है कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे हम अगर शूट कर रहे हैं, जो भी हमारे कैमरा के अंदर क्वालिटी हाईएस्ट है उस पर अगर हम शूट कर रहे हैं 10 बिट में, और 10 बिट 422 के अंदर हम लोग पूरी रिकॉर्डिंग करके सेव करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसके प्रोसेसर को फुल लोड दे रहे हो तो वो आपके इंटरनल मेमोरी कार्ड में सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरनल मेमोरी कार्ड जो होता है वो मेमोरी कार्ड के अंदर जो सेव होने वाला डाटा होता है वो माइक्रो करंट में होता है। तो माइक्रो करंट के अंदर जो भी उसमें सेव हो रहा है उसके लिए एक कैपेसिटी जितनी चाहिए उतना नहीं होता है। अगर आप हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर मोस्टली जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल के हिसाब से उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है, उसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहती है। अब तो एसएसडी कार्ड आ गए तो उसके अंदर एसएसडी में अभी मैग्नेटिक के अलावा ये जो माइक्रो करंट में सेव करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छे से सेव भी कर सकते हैं। तो आपको कैमरा के साथ में जो अटैच करने वाले हार्ड ड्राइव होते हैं वो अटैच जहाँ कर रहे हैं, जहाँ वो केबल लग रही है वो पोर्ट भी हाई स्पीड ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र के लिए बना हुआ रहता है। आपको मैं बताता हूँ, अगर आपने क्वालिटी केबल भी यूज़ नहीं करते हो तो भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। आपको केबल भी बहुत अच्छा यूज़ करना पड़ता है और ये सारी चीज़ों से उसका इफ़ेक्ट करता है। तो जब हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रिकॉर्डिंग करते रहते हैं तो रिकमेंडेड हार्ड ड्राइव्स ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वही उस कैपेसिटी को मैच करते हैं रिकॉर्डिंग करने के, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इंटरनल रिकॉर्डिंग और एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग में 8 बिट और 10 बिट का जो फ़र्क आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है। तो हम लोगों को वो भी ध्यान रखना पड़ता है। आजकल हमारे कैमराज़ में इंटरनली 10 बिट 422 में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे आपको बिल्कुल कैटलॉग्स में लिख के भी देते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी गुड फैसिलिटी। लेकिन
मेमोरी कार्ड जो होता है मैक्सिमम हम लोग 64 GB 128 GB तक के लेते हैं। तो जब 10 बिट 422 पे रिकॉर्ड करते रहते हो आप, तो मुश्किल से आप अगर 64 GB भी यूज़ कर रहे तो 12 से 15 मिनट का रिकॉर्डिंग हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 12 मिनट मैक्सिमम। तो फाइल साइज़ भी बड़ी हो जाती है एंड आपका क्रोमा सब सैम्पलिंग एंड प्लस इसकी वजह से, दोनों की वजह से भी फाइल साइज़ बड़ी हो जाती है, तो आपको रिकॉर्डिंग करते समय भी दिक्कत आती है। अभी हम बात करेंगे कि जब हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं तो MPG4 साथ में AVI फाइल .mov ये सब चीज़ें भी वहाँ पर हम लोग देखते रहते हैं कि इनके बारे में भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है फिर रिकॉर्डिंग के बारे में? तो एक्चुअली क्या है कि ये कोड्स हैं। एक्चुअली कोड मतलब क्या हो गया, ये आपका वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कोड को इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो भी डिवाइस में आप देखने वाले हो उसको डिकोड करने की फैसिलिटी उसमें हो तभी वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो कुछ कोड्स जो हैं वो यूनिवर्सली बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो कोड से वो डिकोड करके आपको वीडियो दिखा भी देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अगर वो वीडियो नहीं दिखता तो वहाँ पर मैसेज आता है कि ये रीडेबल फाइल नहीं है बोल के। तो मैसेज आया तो समझने का कि ये कोई दूसरे कोड में रिकॉर्ड हुआ है और आपके पास में वो फैसिलिटी नहीं है उसको डिकोड करने की। तो मोस्टली क्या होता है, MPG4 एक ऐसा फॉर्मेट है कि एप्पल वाले, ये सारे लोग जो इंटरनेट वाले लोग, ये सब लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस के अंदर MPG को रीड करने की फैसिलिटी है, तो आपको ईजिली दिख जाता है। अगर आप .mov फाइल लेते हो तो कई बार .mov फाइल जो होता है कंप्यूटर्स में आपको दिखेगा, बाकी जगह में नहीं दिखेगा, मोबाइल में नहीं दिखेगा, ऐसा हो जाता है। अगर मोबाइल में दिखना है तो आपको .mov फाइल को रीड करने का कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन। जैसे आप VLC प्लेयर एप्लीकेशन लोड करते हो तो VLC प्लेयर .mov को भी रीड करता है, तो आपको दिख जाएगा, वरना नहीं दिखेगा। तो ये सारे कोड्स है। तो आपको कोड्स के बारे में अगर देखेंगे ना, तो हर एक कोड की एक अपनी कैपेसिटी है क्वालिटी को कैरी करने की, और वो कोड अगेन जो हम लोग क्रोमा सब सैम्पलिंग जैसे बोल रहे हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी एक लिमिटेशन है उसका, जो आपके डाटा को सेव करके रखने के लिए। वो क्या करेगा, अगर जैसे हम लोग JPEG फाइल बनाते हैं, JPEG फाइल जो होता है वो क्या है, आपको मैं JPEG के बारे में बताऊंगा तो आपको ये सारी बाकी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे आप अगर कोई रॉ में फ़ोटोग्राफ खींच रहे हो और JPEG में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे आपका रॉ फोटो का साइज़ अगर 20 MB है, सेम पिक्सल्स वाला, मतलब जैसे आपका 20 MB का हॉरिजेंटली 5000, वर्टिकली 4000 है पकड़ के चलो, ठीक है। तो आप 20 MB की फाइल जो है सेम रेजोल्यूशन की JPEG में सेव करके देखो 5000 बाई 4000, उसकी फाइल साइज हो जाएगी सिर्फ 2 MB की। तो ये कन्वर्ट होने के बाद 2 MB कैसे बन गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खुद के लैंग्वेज में उसको सेव कर रहा है, JPEG लैंग्वेज में। और वो लैंग्वेज क्या करता है, फॉर एग्जांपल उसके पास में डिकोड करने के लिए एक मेथड दिया गया है कि वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है रॉ को और बोल रहा है कि ये बाजू बाजू के जो ब्लू पिक्सल है सारे के सारे, इन सब को सेम इंटेंसिटी की रहने की वजह से आई विल कन्वर्ट इनटू 1 डिजिट। तो 10 पिक्सल का एक बिट में इंफॉर्मेशन आ गया। कई बार क्या होता है कि एजेस पे वो 6 पिक्सल या 8 पिक्सल में डिटेल आ रहा है, बाकी 4 पिक्सल में दूसरा इंफॉर्मेशन है,
लेकिन ये कन्वर्ट करते समय इसका लॉगरिथम फिक्स है, तो वो क्या करेगा, बाकी के 4 को भी इस ग्रुप में ले लेके फाइल बना देगा, तो आपके डिटेल्स मिस हो जाते हैं। रॉ में क्या हो रहा था कि हर पिक्सल का एक डिटेल है, और जेपीजी में कन्वर्ट होते समय क्या कर रहा है, उसका एक लॉगरिथम है जो 10:1 करना है, तो वो 10 में से अगर दूसरे भी कोई कलर हो तो उनको एक ग्रुप करके ले लेता है, जिसकी वजह से डिटेलिंग मिस हो जाती है इस तरह से। और फिर वो डिस्प्ले करते समय कन्वर्ट नहीं करेगा, डिस्प्ले करते समय वो 10 पिक्सल्स को सेम कलर दे देगा, सेम कलर दे देगा, मतलब डिकोड करते समय वापस सेम करेगा ऐसा नहीं है। वो लेते समय कंप्रेस कर रहा है और डिस्प्ले करते समय वो कंप्रेस करी हुई फाइल को जैसे के वैसे दिखा रहा है, जिसके वजह से आपकी क्वालिटी चले जाती है। तो सेम वे आप जो भी वीडियो को MPEG-4 .mov ये जो भी फाइल बना रहे हो, वो सब के अपने अपने कोड हैं, और उस कोड की कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से आपका वीडियो पूरा का पूरा कन्वर्ट होते समय कंप्रेस हो सकता है। और जो सिनेमा में हम लोग थिएटर के लिए जो फाइल देते हैं, वहाँ पर भी पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होके एक दूसरे लैंग्वेज में जाता है, लेकिन वहाँ उतना कंप्रेस होने नहीं देते हैं, तो थिएटर के अंदर आपको बहुत अच्छी मूवी दिखती है। तो ये तरीके से आपका एक डाटा का पूरा तरीका होता है। तो ये आपको आज तीसरे लेक्चर में भी मैंने इन जनरल ये बताया। आज हम तीसरे लेक्चर में एक और टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और उस टॉपिक को हम लोग एक स्टेज तक ले जाके आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है लेंसेस ऑफ सिनेमाटोग्राफी। अभी मैं बॉडी के बारे में भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे फोटोग्राफी के लेंसेस में और सिनेमाटोग्राफी के लेंसेस में कुछ फ़र्क होता है क्या? बिल्कुल होता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप फोटोग्राफी के लेंसेस से सिनेमाटोग्राफी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई बिल्कुल काम में नहीं आते, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर आप सिनेमाटोग्राफी के लेंसेस की अगर बात करते हैं, तो वो लेंसेस वैसे क्यों रहते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। बेसिक एक्सटर्नली दिखने में क्या फ़र्क रहता है, पहले उसके बारे में देखेंगे। हमारे जो फोटोग्राफी के लेंस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, है ना। मोस्टली जैसा ये कैनन का जो लेंस है 1740, तो ये इसमें एक जूम इन जूम आउट का एक रिंग है और ऊपर फोकसिंग रिंग है। दिस इज़ व्हाट द लेंस अपना है। इंटरनल फोकसिंग का भी है इसके अंदर, तो दिख रहा है सारा। लेकिन सिनेमा लेंस की जब बात करते हैं तो वो दिखने में ऐसा होता है, और ऐसा होने के पीछे का रीज़न क्या है, ये जो ऊपर गेयर दिख रहा है ना आपको, गेयर एकदम एब्सोल्यूट गेयर। अब देखो यहाँ पर गेयर के वैसा दिख रहा है, लेकिन ये ग्रिप है, इट इज़ नॉट गेयर। हमारे हाथ में प्रॉपरली फोकस करने आने के लिए वो ग्रिप दिया है, स्मूथ देंगे तो वो घूमने में उतना ग्रिप नहीं आता इसलिए। लेकिन यहाँ इट इज़ एब्सोल्युटली गेयर, ये गेयर है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके का गेयर है। अब ये गेयर में देखना, आप ध्यान से देखना, इसमें गेयर जो है फोकसिंग के लिए भी है, जूमिंग के लिए भी है, और अपर्चर के लिए भी है। तीनों के लिए भी गेयर दिया हुआ है। फोकसिंग के लिए भी है, जूम इन जूम आउट के लिए भी है, और अपर्चर के लिए भी दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, पहले वो हम समझेंगे। और हमारी फोटोग्राफी के लेंसेस और सिनेमा लेंसेस में बेसिकली फ़र्क ये भी होता है कि सिनेमा लेंस जो होता है वो फोकसिंग डिस्टेंस अगर आप टेप से मेजर करके लेंस के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर फोकस करते हो, तो उसी मार्किंग का एक्यूरेसी इतना रहता है कि 100% फोकस हो जाता है। हमारे फोटोग्राफी के आजकल के जो लेंसेस हैं
वो ऑटो फोकस रहने के वजह से उसका जो सिस्टम बना हुआ है, आप फोकसिंग रिंग को चाहे 100 बार भी गोल घुमा सकते हो, वो रुकेगा नहीं। क्यों? एक बार आपने फोकसिंग इनफाइनाइट तक चला गया तो इंटरनली वो एलिमेंट वहीं रुक जाएगा, लेकिन ऊपर की रिंग गोल घूमते रहती है। सिनेमा लेंसेज के अंदर वैसा नहीं है, एब्सोल्युटली मैनुअल फोकसिंग के लिए बना हुआ होता है। मतलब अगर इनफाइनाइट पे जाके रुक जाएगा और मिनिमम फोकसिंग पे आके भी रुक जाएगा। और रिंग जो होती है, फोकसिंग रिंग डायामीटर में बहुत बड़ी होती है, और इनफाइनाइट से लेके मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस तक आने के लिए ऑलमोस्ट 200 डिग्रीज का डायमीटर गोल घूमता है, कभी कभी 260 तक भी घूमता है, गोल घूम जाता है। उसका क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फोकसिंग के लिए एक परफेक्शन मिलेगा। जैसे अगर हम फोटोग्राफी में हमारा जो कैमरा जो डिजिटल एसएलआर कैमरा है उसके ऊपर अगर आप फोकसिंग कर रहे हो फोटोग्राफी लेंस पे, तो इनफाइनाइट से मिनिमम फोकसिंग को आने के लिए हार्डली आपका डायमीटर जो है वो 20 या 30 डिग्रीज गोल घूमता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपको कोई सब्जेक्ट को इनफाइनाइट से मिनिमम फोकसिंग तक चेस करना है। इनफाइनाइट आपके वाइड एंगल लेंसेज का तो 8 फीट 10 फीट रहता है, और आप 10 फीट से लेके 4 फीट या 3 फीट तक उसको चेस करना है। आपके पास कितना है रेंज? 30%, 30 डिग्रीज है, तो उतने में आपको बहुत मुश्किल होता है फोकस मैनेज करना मैन्युअली, है ना। और अगर वही वाइड एंगल लेंस सिनेमा का होता है और उसको उसी 10 फीट से लेके 3 फीट तक का आपको चेस करना है किसी सब्जेक्ट को, तो लगभग 200 डिग्रीज गोल घूमता है मैनुअल फोकसिंग के अंदर। तो यू कैन easily follow the subject with proper focusing। तो ये उसका बहुत एक्यूरेसी होता है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सिनेमा लेंसेस में अपर्चर, जैसे हम लोग फोटोग्राफी के इसमें 2 के बाद 2.8 वन स्टॉप है, तो इन बिटवीन आपको सिर्फ 2 स्टेजेस रहेंगे, 2, 2.4, 2.6, 2.8। ये आपका ये रहता है स्टेज। लेकिन सिनेमा लेंसेस में वैसा नहीं होता है। सिनेमा लेंसेस में आप स्मूथली कहीं पर भी रोक सकते हो, अपर्चर को कहीं भी रोक सकते हो, वो जंप मार के नहीं जाता है। 1/3 1/3 1/3 जंप नहीं मारेगा। मतलब आप सिनेमा लेंसेस के अंदर जब आप अपर्चर को यूज़ कर रहे हो, तो एक तो हम लोग उसको आइरिस बोला जाता है, अपर्चर नहीं बोलते हैं, आइरिस बोला जाता है। और आइरिस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो ओल्ड टर्म है, हम लोगों ने जो अपनी आँखों के अंदर के जो आइरिस को कंपेयर करके बोला जाता है, तो इसमें आइरिस बोला जाता है। और दूसरा टी से मेजर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अपर्चर को f2.8 बोलते हैं, है ना, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द अपर्चर। यहां पर ट्रांसमिशन बोलते हैं, लाइट ट्रांसमिशन को बोल रहा है। मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ अपर्चर कुछ भी रहने दो, उससे लेना देना नहीं है, अंदर लाइट कितनी ट्रांसमिट हो रही है उसके हिसाब से अपर्चर नंबर दिया जाता है, मोर एक्यूरेट देन आवर फोटोग्राफी लेंसेस। तो इसलिए इसको टी से मेजर करते, मतलब 2.8 टी रखा हुआ है अपर्चर। 2.8 टी मतलब एक्चुअली जो सेंसर पे जो लाइट जा रही है वो ट्रांसमिट हो रही है, वो लाइट को 2.8 के अपर्चर की उतनी ट्रांसफर हो रही है, ये बोल रहा है। हमारे
सिनेमाटोग्राफी लेंसेज से कंपेयर अगर फोटोग्राफी के लेंसेज को करते हो तो हम लोग f2.8 जब बोलते हैं तो एक्चुअली वो अंदर लाइट एग्जैक्ट 2.8 में जितनी जाना चाहिए उतनी नहीं भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं, डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, लाइट को नहीं कर रहे हैं। अपर्चर डायमीटर को मेजर कर रहे हैं अपन। और सिनेमा लेंसेस में अंदर ट्रांसमिट कितना हो रहा है उसको मेजर किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस अगेन, है ना। तो मोर एक्यूरेट। अब ये रही बात ये लेंस की, और एक जूम इन जूम आउट की बात करें तो बहुत कम लेंसेस सिनेमा में जूम लेंसेस होते हैं, मोस्टली फिक्स लेंसेस ज्यादा होते हैं। और सिनेमा लेंसेस और फोटोग्राफी लेंसेस का एक और भी मेजर डिफरेंस ये है कि हम लोग प्राइम लेंसेस का जब सेट लेते हैं सिनेमा के लिए, प्राइम लेंसेस का सेट लेते हैं तो उसमें अगर हमारे 5 लेंसेस है तो वो पांचों लेंस का साइज एक ही रहता है, साइज में एक ही रहते हैं सारे पांचों लेंस। मतलब आप 24 mm, 35 mm, 50 mm, 80 mm 4 लेंस का सेट ले रहे हो, साइज सेम है चारों का। ऐसा कैसे हो सकता है साइज सेम? और ऐसा क्यों रखा गया है साइज सेम? क्योंकि हम लोग जब सिनेमा शूटिंग करते रहते हैं तो हमको कैमरा के ऊपर लेंस के अलावा पूरा मैट बॉक्स लगा के रखना पड़ता है जो रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें, और साथ में उसका फॉलो फोकस लगा हुआ होता है फोकसिंग के लिए, तो उसकी भी जगह फिक्स रहती है। तो लेंस बदलने से ये सारे सिस्टम को बदलते बैठने का टाइम वेस्ट नहीं होना, इसलिए सारे लेंसेज जो हम लोग प्राइम लेंसेज लगाते हैं उसका साइज सेम रहता है। अगर हम लेंस बदलते हैं तो बाकी फोकसिंग का जो फॉलो फोकस की जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैट बॉक्स की जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वहीं रहते हैं, सिर्फ हम लेंस चेंज करते हैं और शूट चालू कर देते हैं। तो ये सिनेमा के लिए बने हुए लेंसेस में अंदर इंटरनली लेंसेस के एलिमेंट्स आगे पीछे रहते हैं, एक्सटर्नल शेप फिक्स रहता है। एक्सटर्नली फोकसिंग की रिंग उसी जगह में होती है, एक्सटर्नली अपर्चर रिंग उसी जगह में होती है। दिस इज व्हाट द सिनेमा लेंसेस आर। तो आपको सिनेमा लेंसेस के प्राइम लेंसेस को अगर आप कभी बाजू बाजू रख के देखेंगे तो मोस्टली सेम साइज के दिखते हैं। तो उस पर जब तक हम लोग कैप के ऊपर लिखते नहीं या लेंसेस के ऊपर लिखा हुआ उससे ही जज करना पड़ता है कि हम कौन सा लेंस उठा रहे हैं, साइज से जज कर नहीं सकते। हमारे लेंसेस सभी, हर लेंस का साइज अलग हो जाता है ना। और सिनेमा लेंसेस में हाई पावर लेंसेस बहुत होते हैं, जैसे 2 अपर्चर के नीचे हर एक लेंस रहना, ये किट के अंदर सभी लोग एक्चुअली चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए कैसे 2.8 अपर्चर जैसा होता है, तो सिनेमा में लेस देन 2 अपर्चर वाले लेंसेस ही ज़्यादा होते हैं, और जिसके वजह से उसका डायमीटर भी बड़ा हो जाता है और एक्चुअली लाइट कैप्चर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर करने काम में भी आता है। और सिनेमा में मोस्टली ब्लर बैकग्राउंड का आउटपुट आने के वजह से ही वो हमको एक प्रोफेशनल आउटपुट लगता है। तो ज़्यादातर हम लोग जब शूटिंग करते रहते हैं तो लेंस पावर को हाईएस्ट यूज़ करके शूट करते हैं। मैंने आपको एक मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ, जितना भी मैंने शूट किया है और जितना भी मैंने शूट देखा भी है अलग अलग यूनिट्स पे जाके, तो मोस्टली मैं बताता हूँ सिनेमा के अंदर कोई भी मतलब 4 अपर्चर क्रॉस करते सो बहुत कम इंसिडेंट्स आते हैं। मतलब बहुत कम 4 अपर्चर क्रॉस करते हैं। 4 के नीचे ही सब कुछ शूट होता है कंप्लीट हमेशा। हाँ, अब आप अगर वाइड एंगल के कोई पूरे इन्फिनिट बैकग्राउंड तक आपको पूरा दिखाने का शूट करना है तब अलग बात है, लेकिन एक प्रोफेशनल सिनेमा शूट करते समय, कैरेक्टर्स को शूट करते समय
कोई भी मतलब 2.8 और उससे नीचे मेंटेन करते हैं। और अगर 1 से 2 कैरेक्टर है और उनको थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा है दोनों को संभालना है तो 4 तक जाएगा, उससे ज़्यादा कोई आगे जाता ही नहीं। दिस इज़ वॉट द एंटायर वे ऑफ शूटिंग एक्चुअली। क्योंकि उनको ना बैकग्राउंड ब्लर जब तक नहीं आता है ना तो वो सिनेमा इफेक्ट उतना अच्छा नहीं दिखता है स्क्रीन पे, इसलिए डेलिबरेटली इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो ये तरीका है आपके लेंसेज का। तो मैं एक जस्ट इंट्रोडक्शन बोल के लेंसेज का बताने के लिए आज ये टॉपिक लिया है। तो हम लोगों को अभी इसी तरह से हम अभी एक एक करके कैमरा के बारे में और कैमरा टेक्निक्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर, चौथे लेक्चर में हम लोग पूरा कैमरा के ऊपर आ जाएंगे और कैमरा के टेक्निक्स, शूटिंग टेक्निक्स क्या होने चाहिए, शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, ये सब कैसे मेंटेन किया जाता है, और आपका शूट करते समय इन सब टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते शूट करते समय शूटिंग के पैटर्न्स कैसे होते हैं, मूविंग कैमरास कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। एक्सपोजर मेंटेन करना, ये सारी बातें तो आती ही आती है कैसे भी, लेकिन फिर भी हम लोग 1 बाय 1 सारे डिटेल्स कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगला लेक्चर जो रहेगा अपना वो मोस्टली कैमरा के ऊपर पूरे के पूरे सेटिंग्स जो रहेंगे उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा नोट करके रखो वाइल जब मैं आप ये फुटेज देखते हो, वीडियो देखते हो, तभी आप नोट करके रखो। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम लोगों को लगता है कि हाँ ये पूछेंगे, लेकिन लिख के नहीं रखा हुआ है तो वो पूछा नहीं जाता है। तो उससे अच्छा आप इंस्टेंट लिख लो और वो सवाल मुझे अगर पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। चलो, बाय।